हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 26 नवंबर 1949 को निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन अब इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कि संविधान निर्माण के संदर्भ में हमें केवल अग्रणी पुरुष सदस्यों के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही याद हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। यूं तो हम जल्दी अपने इतिहास को नहीं भूलते हैं, पर जब हमारी सोच में पितृसत्ता का चश्मा हो तो अक्सर हमारी नजरों से आधी आबादी के पूरे पन्ने ओझल से हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि संविधान सभा में हम उन प्रमुख 15 महिला सदस्यों का योगदान आसानी से भुला चुके हैं, या यूं कहें कि हमने कभी इसे याद करने या तलाशने की जहमत ही नहीं की। तो आइए जानते हैं उन 15 भारतीय महिलाओं के बारे में जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले के अनाकारा में ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मार्गरेट, मालती पटवर्धन, श्रीमती दादाभाई और श्रीमती अंबुजमल के साथ महिला भारत संघ का गठन किया। वो साल 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बन गई। वो साल 1952 में लोकसभा के लिए और साल 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्षता की। दक्षिणानी वेला युद्ध। दक्षिणानी वेला युद्ध का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन में बोलगाटी द्वीप पर हुआ था। वो शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी को कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया था। वो साल 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल मालरकोटला के रियासत परिवार में पैदा हुई थी और उनकी शादी युवा भूमि मालिक नवाब एजाज रसूल से हुई थी। वो संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। साल 1950 में भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी। वो साल 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी और साल 1969 से साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही। साथ ही साल 1969 से साल 1971 के बीच वो सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रही। इसके बाद साल 2000 में उन्हें सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंद्री में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने गैर सहभागिता आंदोलन में भाग लिया और आंध्र केसरी टी प्रकाशन के साथ उन्होंने मई 1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। साल 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो एक दशक के अंदर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महान संस्थान बन गया। वो केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय समिति पर लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा जैसे कई केंद्रीय संगठनों की अध्यक्ष थी। वो संसद और योजना आयोग की सदस्य भी थी। वो आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी। इसके बाद साल 1971 में भारत में साक्षरता के प्रचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुर्गाबाई को चौथे नेहरू साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1975 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हंसा जीवराज मेहता। हंसा का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के रहने वाले मनुभाई नंदशंकर मेहता के यहाँ हुआ था। हंसा ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ वह एक शिक्षिका और लेखिका भी थी। उन्होंने गुजराती में बच्चों के लिए कई किताबें लिखी और गुलिवर ट्रैवल समेत कई अंग्रेजी कहानियों का भी अनुवाद किया। वो साल 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई और साल 1945 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी।
हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का चार्टर प्रस्तुत किया। कमला चौधरी। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के समृद्ध परिवार में हुआ था। शाही सरकार के लिए अपने परिवार के निष्ठा से दूर जाने से वह राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई और साल 1930 में गांधी द्वारा शुरू की गई नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने सक्रियता से हिस्सा लिया। वो अपने 50वें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष थी और 70 के उत्तरार्ध में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। कमला भी एक प्रसिद्ध कथा लेखिका थी और उनकी कहानियां आमतौर पर महिलाओं और आधुनिक राष्ट्र के ऊपर थी। लीला रॉय। लीला रॉय का जन्म अक्टूबर 1900 में असम के गोलपाड़ा में हुआ था। उनके पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते थे। उन्होंने साल 1921 में बैथ्यून कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और सभी बंगाल महिला उत्पीड़न समिति की सहायक सचिव बनी और महिलाओं के अधिकारों की मांग के लिए मीटिंग की व्यवस्था की। साल 1923 में अपने दोस्तों के साथ उन्होंने दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना की, जो राजनीतिक चर्चा के केंद्र बन गए, जिनमें उल्लेखनीय नेताओं ने भाग लिया। बाद में साल 1926 में डाकरी संघ, दक्का और कोलकाता में महिला छात्रों के एक संगठन की स्थापना की। वह जयश्री की एक पत्रिका की संपादिका भी बनी। साल 1937 में वो कांग्रेस में शामिल हो गई और अगले वर्ष बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना की। वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिला उपसमिति की भी सदस्य बन गई। भारत छोड़ने से पहले नेताजी ने लीला रॉय और उनके पति को पार्टी गतिविधियों का पूरा प्रभार दिया। साल 1947 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक महिला संगठन और भारतीय महिला संघ की स्थापना की। साल 1960 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक और प्रजा समाजवादी पार्टी के विलय के साथ गठित नई पार्टी की अध्यक्ष बनी। मालती चौधरी। मालती चौधरी का जन्म साल 1904 में पूर्वी बंगाल में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। साल 1921 में 16 साल की उम्र में मालती चौधरी को शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें विश्व भारती में भर्ती कराया गया। उन्होंने नाभकृष्ण चौधरी से विवाह किया, जो बाद में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और साल 1927 में ओडिशा चले गए। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लोगों के साथ संवाद किया। पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के एक कट्टरपंथी नेटवर्क में से थी, जो साल 1930 के दशक के अंत में स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी। उन्हें सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए गिरफ्तार किया गया था। शहर समिति के सचिव के रूप में वो ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग्स और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में काम करने और संगठित करने का दायित्व भी उनके ऊपर था। राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो कपूरथला के पूर्व महाराजा के पुत्र हरनाम सिंह की बेटी थी। उन्हें इंग्लैंड के डोरसेट में शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में शिक्षित किया गया था। वो महिलाओं की शिक्षा व खेल में उनकी भागीदारी और उनके स्वास्थ्य देखभाल में दृढ़ संकल्प थी। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। साथ ही वो लीड ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी की गवर्नर बोर्ड और सेंट जॉन एम्बुलेंस सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष थी। साल 1964 में उनकी मृत्यु होने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें अपनी देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी। रेणुका। रेणुका एक आईसीएस अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई पूरी की। साल 1934 में AIWC के कानूनी सचिव के रूप में उन्होंने भारत में महिलाओं की कानूनी विकलांगता नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। रेणुका ने एक समान व्यक्तिगत कानून कोड के लिए तर्क दिया और कहा कि भारतीय महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे अन्यायपूर्ण में से एक थी।
साल 1943 से साल 1946 तक वो केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा और संसद की सदस्य थी। साल 1952 से 1957 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही वो साल 1957 में और फिर 1962 में लोकसभा में मालदा की सदस्य थी। उन्होंने अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद की स्थापना की। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली भारतीय महिला थी और उन्हें भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया था। साल 1924 में उन्होंने भारतीयों के हित में अफ्रीका की यात्रा की और उत्तरी अमेरिका का दौरा किया। भारत वापस आने के बाद उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सरोजनी नायडू अपनी साहित्यिक शक्ति के लिए भी जानी जाती हैं। सुचेता कृपलानी। सुचेता का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में साल 1908 में हुआ था। उन्हें विशेष रूप से साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कृपलानी ने साल 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की भी स्थापना की। आजादी के बाद कृपलानी के राजनीतिक कार्यकाल में नई दिल्ली के एक संसद और फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में वो श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत रहीं। वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजयालक्ष्मी पंडित। विजयालक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 में इलाहाबाद में हुआ था और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। साल 1932 से 1933, साल 1940 और साल 1942 से 1943 तक अंग्रेजों ने उन्हें 3 अलग-अलग जेल में कैद किया था। राजनीति में विजया का लंबा करियर आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद नगर निगम के चुनाव के साथ शुरू हुआ। साल 1936 में वो संयुक्त प्रांत की असेंबली के लिए चुनी गई और साल 1937 में स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। ऐसा पहली बार था जब एक भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की तरह उन्होंने साल 1939 में ब्रिटिश सरकार की घोषणा के विरोध में इस्तीफा दे दिया। एनी मास कारिन। एनी मास कारिन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वो त्रावणकोर राज्य में कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी और त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। वो त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के आंदोलनों के नेताओं में से एक थी। अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए उन्हें साल 1939 से साल 1977 तक विभिन्न अवधि के लिए कैद किया गया था। मास्कारिन भारतीय आम चुनाव में साल 1951 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी। वो केरल की पहली महिला सांसद थी।